फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी प्रभाव क्या क्या रहे हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं, किन देशों से किन प्रावधानों को लिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि जो हमारे संविधान की आलोचना की जाती है कि भारत का संविधान उधार का थैला है, दूसरे देशों से गृहीत संविधान है, दूसरे देशों के संविधान से नकल किया गया है, इन आलोचनाओं पे भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब ऐसे में इतने दिन तक क्या किया गया? इतने दिन तक दुनिया के विभिन्न देशों के जो संविधान हैं, उन संविधानों पे काफ़ी विस्तृत गहन अध्ययन किया गया। उन संविधानों से उन प्रावधानों को लिया गया जो हमारे देश के अनुकूल थे, हमारे देश के हितों के अनुकूल हों, जो हमारे देश की संरचना, हमारे देश की विविधता को व्याख्यायित करते हों, ऐसे प्रावधानों को अन्य देशों से लिया गया। इसी वजह से कहा जाता है कि हमारा संविधान जो है उधार का थैला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बृहद लिखित संविधान है। सबसे बृहद इसलिए है कि हमारा संविधान, एक तो हमारे देश की विविधता अधिक है, हमारे देश की जनसंख्या अधिक है, हमारे देश में क्षेत्रफल अधिक है। तो इन पूरे देश की संरचना, पूरे देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमारे संविधान में सारे प्रावधानों पे लिखित प्रावधान बनाए गए। ऐसा इसलिए ताकि कि संविधान की अनावश्यक या अतार्किक व्याख्या करके हमारे देश में कोई किसी प्रकार के अहितकारी निर्णय न लिए जाए। इसलिए हमारे संविधान के सदस्यों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को एक विस्तृत प्रारूप दिया, जिसमें आप जानते हैं 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधन होते होते हमारे वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इस तरह से हमारा संविधान समय के अनुकूल परिवर्तित होता गया, संशोधन होता गया, क्योंकि परिस्थितियाँ आगामी जो परिस्थितियाँ होती उस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया जा सकता। तो जैसी परिस्थिति आती है उस अनुरूप हम अपने संविधान में संशोधन कर लेते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। हर व्यक्ति के जीवन में भी ये लागू होता है कि हम जीवन में अपने विचारों को, अपने नियमों को, अपने कायदे कानून को बदलते रहें, ताकि समय और परिस्थिति के अनुकूल हमारा संविधान काम करे। ऐसे में दोस्तों, हम देखते हैं कि इतना लंबा समय लगा हमारे संविधान को निर्माण करने में। इतने बृहद संरचना है हमारे संविधान की, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। तो ऐसे में ये देखा जाना चाहिए कि आखिर हमारे संविधान में ऐसा क्या था जो बाहर से लिया गया। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नियम कानून मानव एक होता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मानव होता है। परिस्थितियाँ वहाँ की थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हमेशा समान होती हैं। जैसे मूल अधिकार। अब मूल अधिकार चाहे भारत का मानव हो, भारत के नागरिक हो, अफ्रीका का नागरिक हो या अमेरिका का नागरिक हो, मूल अधिकार दोनों को समान होने चाहिए। तो ऐसे मूल अधिकार का प्रावधान, फिर इसी तरह से अन्य प्रावधान जो हैं वो सब लिए गए हैं क्योंकि वो हर देश के लिए कॉमन होते हैं। हमारे बाद भी जो देश आज़ाद हुए, उन्होंने हमारे देश से भी संविधान के कुछ प्रावधान ग्रहण किए होंगे। तो नियम कानून पे किसी का वश नहीं होता, किसी का अधिकार नहीं होता, ये हर मानव के लिए होता है। तो इस तरह से हमारा संविधान भी बहुत से देशों के संविधान के अध्ययन के बाद बनाया गया। दोस्तों, उधार का थैला जब आलोचना की गई भारत के संविधान की, तो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि दुनिया के प्रथम लिखित संविधान को बने हुए 100 साल से अधिक हो चुके थे जब हमारा संविधान बना। तो उसके बाद
अन्य कितने भी संविधान बने, कितने भी देशों के संविधान बने, तो ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे देश पे उनका प्रभाव न पड़े। और हमने उन संविधानों से प्रावधान ग्रहण किए, लेकिन उनको अपने अनुकूल संशोधित करके हमने लागू किया। जैसे कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई, तो संघीय व्यवस्था को हम अपने अनुरूप ढाल करके हम अपने अनुसार उसको लागू किए, न कि एज इट इज उठा लिया गया वहाँ से। तो इस तरह से जो आलोचनाएं होती हैं वो बहुत तार्किक नहीं होती हैं, और कहा गया है भले ही, लेकिन उन आलोचनाओं के तर्क में हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने बहुत ही तार्किक रूप से व्याख्या की है, उन्होंने इसके जवाब दिया है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि हमारा संविधान किन किन देशों से कौन से प्रावधान ले, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से भी ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि दिए गए देशों और दिए गए प्रावधानों में से सुमेलित कीजिए, या फिर दे दिया गया कि आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन किस संविधान से लिया गया है। तो ऐसे में हम इस पर थोड़ा एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए ये आसान हो जाए और परीक्षा में हम बेहतर कर सकें। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि 1935 का अधिनियम जो है, 1935 का अधिनियम संविधान का मूल स्रोत है। संविधान के लगभग 2/3 हिस्सा इस अधिनियम से ही लिया गया है, क्योंकि इस अधिनियम से हमारा देश लंबे समय तक शासित होता रहा। और ये अधिनियम जो है पिछले 100 वर्षों से, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से धीरे धीरे निरंतर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश कंपनियों द्वारा ये एक्ट लागू किए गया। इसे करते करते धीरे धीरे हमारा ये जो 1935 का प्रावधान है, अधिनियम है, ये काफ़ी विकसित होते होते इस अवस्था में आया। तो जाहिर है कि हमारा जो संविधान का मूल स्रोत है ये इसी को होना चाहिए। तो 2/3 हिस्सा हमारे संविधान का 1935 का अधिनियम से ही लिया गया है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव या संविधान के बाह्य स्रोत, इसलिए हम इस पे चर्चा बाद में कर लेंगे। और हम आज देखते हैं कि भारत संविधान के विदेशी प्रभाव या विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं और कहाँ से क्या लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों, हमारे देश पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल थे, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ये तो हमारे यहाँ थे ही, कुछ हम ब्रिटिश संविधान से भी हमारे यहाँ लिया गया। जैसे में संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने ही लागू किया, सर्वाधिक प्राचीन परंपरा रही है वहाँ पे, तो ये वहीं से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद सर्वोच्च है, ये लिया गया। विधि का शासन, फिर राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रिटेन, दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि ब्रिटेन में जो राजा होता है वही संप्रभु होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन हमारा वास्तविक प्रमुख कौन होता है? संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए हमारा वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यहाँ भी ब्रिटेन में क्या है, राजा वहाँ का संवैधानिक प्रमुख है और संसद वहाँ की सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री वहाँ पे जो है संसदीय प्रभुत्व तो प्रधानमंत्री को प्राप्त है संसद के सर्वोच्चता के कारण। उसी तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख है देश का। तो ये स्थिति ली गई ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया हमारे संविधान ने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया। एकल नागरिकता, दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के भी नागरिक हैं और उनके जितने राज्य हैं उनके
अलग नागरिकता प्राप्त की गई है लोगों को, यानी कि वहाँ दोहरी नागरिकता की प्रक्रिया शुरू है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता लाई गई, क्योंकि हम देश को एकता और अखंडता में बांधने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा देश प्राचीन काल से ही एक बना रहा, तो उसको हमने सुरक्षित रखने के लिए एकल नागरिकता ग्रहण की। सर्वाधिक मतों की प्राप्त पर चुनाव जीतने का अधिकार, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जो भी चुनाव होते हैं उसमें अगर सर्वाधिक मत जो प्राप्त किया वही विजयी होता है। तो ये प्रावधान हमारा कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सर्वाधिक मतों की प्राप्ति पर चुनाव में जीत। दोस्तों, ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान पर प्रभाव इसलिए अधिक है क्योंकि ब्रिटेन का ही शासन हमारे यहाँ 200-250 वर्षों तक रहा है, तो ऐसे में उसका प्रभाव होना उचित है। अगला हम देखते हैं, अगला जो है हमारा अमेरिका के संविधान से। अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया वो हम देखते हैं। मूल अधिकार। दोस्तों, मूल अधिकार सबसे पहले लागू करने वाला देश जो है अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के संविधान में ही मानव को मूलभूत भौतिक अधिकार दिए गए, जीवन के अधिकार दिए गए, संपत्ति का अधिकार दिया गया। उन मूल अधिकारों को हमने यहाँ से ग्रहण किया, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का संदर्भ ये होता है कि हमारे संसद द्वारा, हमारी विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो किस हद तक नागरिकों के हित में है और किस हद तक नागरिकों के प्रतिकूल है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय सभी नियमों और सभी अधिनियमों का अध्ययन करता है और उनका न्यायिक पुनर्विलोकन करता है। अगर जो भी अधिनियम या जो भी प्रावधान है अगर वो जनता के हितों के अनुकूल नहीं है तो उन्हें उस हद तक अवैध घोषित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि संसद सर्वोच्च है ब्रिटेन की संविधान में, लेकिन हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता से ज़्यादा संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया गया, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता होने से संसद, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों में मतभेद न हो, इसलिए संविधान को सर्वोच्च माना गया है कि संविधान से ही इन तीनों को शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्चता है संविधान की। ये हम अमेरिका के संविधान से लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति। दोस्तों, जैसा कि देखते हैं आपकी जो वहाँ का ब्रिटेन का राजा है वो आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक जो भी होगा, आनुवंशिकता से उनका जो है विरासत में उनको राज का अधिकार मिलता रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमने गणतंत्र को हटाया, लागू किया, राजतंत्र को हटा करके गणतंत्र लाया गया, इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जो भी हमारा राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा जनता द्वारा। तो ये हमने यहाँ से अमेरिका के संविधान से उठाया। महाभियोग। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भी एक मानव है, तो राष्ट्रपति से भी अपने पदों के अनुरूप कुछ गलत कार्य किए जा सकते हैं। देश के विपरीत, देश के हितों के अनुकूल न हो करके कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो हमारे देश की एकता अखंडता को जो है खतरे में डाल दे। इसलिए राष्ट्रपति को भी हटाने के लिए हमने महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ग्रहण की। उपराष्ट्रपति का पद, जानते हैं कि हम उपराष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ भी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राष्ट्रपति किसी कारणवश विदेश दौरे पे जाएं, बीमार पड़ जाएं या अचानक उनकी मृत्यु हो जाए तो हमारे जो सारे कार्य हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे कार्यों, सारे अधिनियमों पर राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जाता है। ऐसे में उपराष्ट्रपति का एक वैकल्पिक पद लिया गया ताकि हमारा जो है देश का शासन सुचारू रूप से चलता रहे। अगला हम देखते हैं दोस्तों, उद्देशिका का विचार। हमारे संविधान में प्रस्तावना यानी उद्देशिका में क्या किया गया कि उद्देशिका या प्रस्तावना वो होता है किसी भी अधिनियम या किसी का भी जो मूल, यानी कि हम उस एक्ट में, उस संविधान में क्या क्या देने वाले हैं,
ये पूरी उद्देशिका में वर्णित किया जाता है। जैसे कि आप कोई किताब पढ़ने आते हैं तो किताब से पहले प्रस्तावना दिया रहता है, यानी प्रस्तावना में उस किताब में क्या क्या वर्णित होगा, क्या क्या बताने की कोशिश की जा रही है लेखक द्वारा, ये वर्णन किया जाता है। उस तरह से उद्देशिका हमारे पूरे संविधान का दर्पण है, पूरे संविधान की जो है मूल संरचना है उद्देशिका से ही हमें मिल जाती है कि हमारे संविधान आखिर जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना चाहता है, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, फिर उसके बाद देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करना चाहता है, बंधुता लाना चाहता है। इसलिए सारे प्रावधान हमारे देश में उद्देशिका के में ही हमारे संविधान में कर दिया गया। तो ये सारे प्रावधान अमेरिका से लिए गए। क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद एवं उद्देशिका का विचार, ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला देखते हैं। अगला है कनाडा। दोस्तों, कनाडा के संविधान से भी हमने कुछ ग्रहण किया। क्या क्या ग्रहण किया है? संघात्मक ढांचा, संघात्मक ढांचे की व्यवस्था, यानी कि संघात्मक ढांचा हमारा कैसा है? केंद्र की तरफ झुकते हुए राज्यों का संघ बनाया गया हमारे देश में। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, लेकिन सर्वाधिक शक्तियां केंद्र के पास, यानी कि जब आपातकाल जैसी स्थिति आती है तो हमारा संविधान देश को एकता के लिए, देश की एकता को सुनिश्चित करने के लिए हमारा संविधान केंद्र को सर्वोच्च बना देता है, ताकि हमारे देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। तो ऐसे में संघात्मक ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब ये होता है कि जैसे केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपातकाल में या किसी आगामी अन्य वर्षों में, भविष्य में कोई ऐसे कार्य होते हैं, ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो ज़रूरत पड़ने पे केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा सकते हैं। ऐसी शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, जो संविधान में दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों में जो वर्णित न हो, यानी जो इन दोनों के परे हो, उसे अवशिष्ट शक्ति के रूप में लिया गया। तो ये अवशिष्ट शक्ति का विचार हमारा कनाडा से लिया गया। केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध है वो भी कनाडा के आधार पर है। शक्ति का विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसे कि आप जानते होंगे 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो ये सूचियों का जो अनुसार शक्ति के जो विभाजन है, ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, हमारे देश में राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसका निर्वाचन नहीं होता। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी अधिकारिता। दोस्तों, अनुच्छेद आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी अधिकारिता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा परामर्श, किसी भी विषय पर परामर्श मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना होता है। तो ये परामर्शी अधिकार हमने कहाँ से लिया? कनाडा से ग्रहण किया। तो कनाडा से देखते हैं क्या क्या ग्रहण किया गया। संघात्मक ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति एवं सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी अधिकारिता। ये कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नीति निदेशक तत्व राज्यसभा में। ये हमारा आयरलैंड है। आयरलैंड के संविधान से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया, जैसे नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्यों के कर्तव्य हैं। राज्यों के कर्तव्य इस सेंस में है कि राज्य जितने प्रावधान किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि राज्य लोगों के आजीविका, लोगों के आय के साधन, लोगों के एक स्वास्थ्य अनुकूल शिक्षा, ये सब सारी जो प्रावधान, जो सामाजिक कल्याण या जो सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो कार्य किए जाते हैं, वो सारे कार्य जो है नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक, राज्य इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को
प्राप्त करने के लिए इनमें दिए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसका प्रावधान हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का चुनाव, 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में भारत 12 सदस्यों का मनोनयन जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में ख्याति लब्ध हो, यानी कि उन्होंने बहुत विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करी हो, उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए हमारे संविधान में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इनका चुनाव नहीं होता। तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से उठाया। दोस्तों एक और बात है कि जैसे हमारे यहाँ पहले संविधान में जो राज्यसभा में 12 लोगों को चयन किया जाता था, उसमें साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा था। उसके बाद एक सचिन तेंदुलकर को उसमें राज्यसभा सदस्यता देने के लिए एक संशोधन किया गया, उसमें अब खेल को भी जोड़ लिया गया, यानी कि अब 5 आधारों पे जो है इनका मनोनयन किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। दोस्तों हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमने क्या किया, निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि हमारे यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान हमने अमेरिका से ग्रहण किया। लेकिन हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यानी चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, ये हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। यानी कि चुनाव की प्रक्रिया, जब ये आप ध्यान रखेंगे इसको कि चुनाव की प्रक्रिया हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो हमने आयरलैंड से ग्रहण किया, और निर्वाचित राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से ग्रहण किया। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किया, नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में 12 व्यक्ति जो मनोनीत किया था उनका मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। अगला देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। संविधान, जैसा कि आपने देखा कि हमारे संविधान में अब तक 103-4 संशोधन किए जा चुके हैं। तो हमारा संविधान जो है न बहुत अधिक कठोर है, न बहुत अधिक नमनीय है, ताकि हर समय बिना किसी उद्देश्य के या गलत उद्देश्य से भी उसका संशोधन किया जा सके। ऐसे में मध्यवर्ती हमने रास्ता चुना गया है ताकि हमारा संविधान आगे आने वाली परिस्थितियों के अनुकूल संशोधित किया जा सके। ऐसे में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण करी, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो राज्यसभा में सदस्य 12 व्यक्तियों का मनोनयन हो रहा है, वहाँ पे हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। लेकिन जो अन्य सदस्य हैं, जो अन्य 238 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया जो है हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण करी। यानी कि 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहित है, और जो अन्य सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका संविधान से। इस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब अगला देखते हैं हम फ्रांस। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। 1789 की क्रांति दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है कि जिस पे इस क्रांति का प्रभाव न पड़ा हो। इस क्रांति में 1789 की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। दोस्तों आप जानते हैं कि आज हम स्वतंत्रता, ऐसा कोई देश नहीं जहां स्वतंत्रता की बात न किया जाए, चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, राष्ट्र की स्वतंत्रता हो। ये स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये तीनों पद जो है हमारे फ्रांस के संविधान से लिए गए। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जैसा कि आप हमारे देखते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन आम जनता द्वारा किया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र का मतलब होता है कि कोई राजा ही वहाँ का आनुवंशिक प्रमुख होगा, लेकिन हमारे यहाँ गणतंत्र है क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो ये हम देखेंगे गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया।
अगला देखते हैं हम आपातकाल को बंद, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। दोस्तों, आपातकाल ऐसी व्यवस्था है कि जिसको लेकर के हमारे संविधान की आलोचना की जाती है। ऐसा इसलिए कि आपातकाल में केंद्र की शक्तियां अधिक हो जाती हैं और राज्यों की शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों, आपातकाल की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ भी आपात स्थिति आ सकती है। वैसे ही देश के जीवन, देश में भी हमारी आपात स्थिति आती है। ऐसे में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आपातकाल का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान वैसे तो हमारे 1935 के एक्ट में भी ये प्रावधान था, वहीं से लिया गया, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण कर लिया गया। इसमें आपातकाल का उपबंध और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। दोस्तों, अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकारों का निलंबन की बात की गई है, लेकिन दोनों में अंतर है। 358 में अनुच्छेद 19 358 में अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है आपातकाल लागू होने पर ही, लेकिन अनुच्छेद 359 ये कहता है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो मूल अधिकारों के निलंबन को लागू कर सके। तो यहाँ पे दोनों में यही अंतर है कि 358 में अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है और 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किया जाता है। अगला देखते हैं जापान। दोस्तों, जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करी। जापान से एकमात्र स्रोत यही लिया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे अनुच्छेद 21 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को तभी बाधित किया जाएगा जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है या छीना जा सकता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ग्रहण करी। मूल कर्तव्य प्रस्तावना, मूल कर्तव्य हमने पूर्व सोवियत संघ, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, जिसे मिनी संविधान यानी छोटा संविधान, लघु संविधान कहा जाता है, उसमें बहुत से संशोधन किए गए और काफ़ी ऐसे प्रावधान किए गए जो अब वर्तमान में चल रहे हैं। क्योंकि उस समय संविधान में माना जाता है कि उससे पहले संविधान की गलत व्याख्या या गलत रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया और जनता के हितों के प्रतिकूल था। ऐसे में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया गया ताकि संविधान में इस तरह के गलत आरोप, गलत प्रक्रिया न अपनाई जा सके। तो उसमें हमारा क्या किया गया, मूल कर्तव्य की बात की गई। मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 क में मूल कर्तव्य लागू किए गए। जैसा कि आप जानते हैं, मूल कर्तव्य संविधान के मूल संविधान में मूल कर्तव्य हमारे 10 थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता या प्रत्येक गार्जियन का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करवाए। तो हमारे इस समय मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। तो ये मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वो पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान के रूस से ग्रहण किया गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श, ये हमारे प्रस्तावना में उद्देशिका में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है, इस न्याय का प्रावधान जो हमने सोवियत संघ या रूस के संविधान से ग्रहण किया। दोस्तों, ये सारे प्रावधान एक बार हम फिर देख लेते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली ग्रहण की, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया, विधि का शासन, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सर्वाधिक मतों प्राप्त कर चुनाव में जीत हासिल करना, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये प्रावधान,
महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं उद्देशिका का विचार, ये हमने ग्रहण किया। कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति एवं सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी अधिकारिता, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया? ये हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने ग्रहण की। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की। गणतंत्रात्मक व्यवस्था एवं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत हमने फ्रांस से लिया। दोस्तों, समवर्ती सूची, जैसा कि हमने देखा कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान ग्रहण किया। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जब किसी अधिनियम पे या किसी मुद्दे पे दोनों केंद्र राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में मतभेद हो, तब राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ये संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। उद्देशिका की भाषा, दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ उद्देशिका का विचार जो है अमेरिका से ग्रहण किया, लेकिन जो उद्देशिका की भाषा लिखी गई है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। यानी कि ये ध्यान देने वाली बात है, इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हमने देखा कि उद्देशिका का विचार, यानी कि हमारे संविधान में एक उद्देशिका होगी, उद्देशिका को बाद में जोड़ा गया था, तो ये विचार हमने अमेरिका से ग्रहण किया, लेकिन उद्देशिका की भाषा क्या होगी ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। अगला देखते हैं, जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल का उपबंध और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से ग्रहण किया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ग्रहण की, और पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से हमने मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। तो ये हमारा भारतीय संविधान का विदेशी प्रभाव है। इसको विदेशी प्रभाव इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे संविधान के निर्माण से पहले काफ़ी कुछ संविधान निर्मित हो चुके थे। तो दोस्तों, स्वाभाविक है कि कोई भी कार्य जब बाद में होता है तो पूर्ववर्ती कार्यों पे उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में हमारे संविधान में भी, भारतीय संविधान में बहुत से जो प्रावधान हैं वो बाहर से लिए गए, लेकिन हमारे संविधान को उधार का थैला कहना ये उचित आलोचना नहीं है। उधार का थैला नियम कानून पे, इन सब पे नहीं लागू किया जाता। तो हमारे संविधान के उधार का थैला कहे जाने पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आलोचना का प्रत्युत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि संविधान नियम कानून, प्रकृति के अधिकार, मानव के अधिकार, ये सब चीज़ें किसी एक व्यक्ति, एक देश के अधिकार के तहत नहीं है, एक देश के अधीन नहीं है। ये सारे प्रावधान, नियम कानून जो है दुनिया के हर देश में लागू हो जाने चाहे हो गए, इसलिए उधार का थैला कहना उचित नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने देखा कि हमारे संविधान के वाय स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन देशों से क्या क्या लिया गया, और ये परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हमेशा 1-2 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आई होप आपने बेहतर ढंग से समझ लिया होगा और आप इसको बढ़िया से समझ चुके होंगे, और इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बढ़िया ढंग से उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम अन्य प्रावधानों को देखेंगे संविधान के। धन्यवाद, नमस्कार।